अगर पाम ट्री इतने लंबे हो जाएं कि लोगों के लिए रोजी रोटी कमाना ही खतरनाक हो जाए तो क्या होगा? जरा पूछिए इस पेड़ों के बहादुर स्पेशलिस्ट से, जिसने इस 100 फुट के झूलते हुए तने पर काम करने में अपनी जान दांव पर लगा दी। आपको भी देखकर चक्कर आ रहा ना दोस्त? अगर जानना चाहते हैं कि ये साहब आखिर हवा में ऐसे गोते क्यों लगा रहे हैं जैसे कोई काउबॉय रोडियो में करता है, तो बस बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह की बहुत सी और भी निराली और मस्त चीजों का एक और भरपूर डोज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैकडॉनल्ड्स जैसी दिग्गज फूड चेन में पर्दे के पीछे की सनसनीखेज कहानियां हमारे लिए नई नहीं है। चाहे वो पिंक गूप से मैक नगेट्स बनाने की बात हो या बिग मैक्स में आईबॉल्स का मिलना, ऐसी कई अफवाहें आखिरकार अफवाहें ही बनकर रह गई हैं। लेकिन उस सालों पुराने किस्से का क्या ही कहा जाए कि आखिर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर कभी खराब क्यों नहीं होते। चलो अब मैं पूछता हूँ कि आपके हिसाब से ये हैमबर्गर कितना पुराना है? एकदम ताजा लग रहा है ना, राइट? गलत जवाब। ये देखिए। So you want to see my hamburger? It's in a box in my closet. This is the sack that it came in, and it was advertising a NASCAR race in 1996. So this dates the hamburger in its sack to 24 years old now. जी हाँ, ये हैमबर्गर थोड़ा नहीं, पूरे 24 साल पुराना है। इस वायरल टिकटॉक वीडियो @LA शाब में देखने वाले हैमबर्गर के प्राउड ओनर का कहना है कि उन्होंने ये बर्गर 1996 में खरीदा था, और तो और जिस बैग में आया था उस पर नेस्कर का एडवर्टाइजमेंट भी चिपका हुआ था। आप देख रहे होंगे ब्रेड पर फफूंद का नामो निशान नहीं है और पैटी भी किसी हाल में खराब नहीं दिखती। हाँ, अगर सैलड नाम की कोई चीज इसमें थी तो अब उसका अता पता नहीं है। The French fries look like they maybe could have fallen under your seat a month or so ago. They've never rotted or decayed. और तो और साथ में आई फ्राइज अब भी टिप टॉप हालत में है। जब मैकडॉनल्ड्स को इस वीडियो की भनक लगी तो उनका कहना कुछ यूं था, मौसम चाहे सही हो, दूसरे फूड्स की तरह हमारा बर्गर भी खराब हो सकता है। अगर ऐसा था तो ये बाबा आदम के जमाने का बर्गर खराब क्यों नहीं हुआ दोस्त? भूलना नहीं चाहिए कि इतने सालों से बर्गर सील्ड बॉक्स में एक क्लोसेट में रखा हुआ था, जैसा कि हम सभी फूड्स के साथ होता है। सफिशिएंट मॉइस्चर न मिल पाने की हालत में ये बर्गर भी डिहाइड्रेट हो गया। नतीजतन मोल्ड, बैक्टीरिया या सड़न पैदा होने की गुंजाइश खत्म हो गई। पर राज की बात यह है कि चाहे बर्गर में कोई चेंज ना दिखता हो, वो खाने के काबिल तो नहीं रहा। लगता है मैकडॉनल्ड्स और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में अफवाहें फैलाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक जगह है जहां आपको दुनिया भर के अमेजिंग फैक्ट्स की सच्ची इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी, और ये ही वो चैनल है। कनेक्ट रहने के लिए आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नहीं, सारी दुनिया सोचती है कि साल 2020 ने सबको परेशानी के अलावा ज्यादा तो कुछ नहीं दिया। शुक्र है सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स का। लाइव टीवी और खेलकूद जैसे भीड़ जुटाने वाले इवेंट्स कैंसिल तो नहीं हुए, लेकिन ऑडियंस की खासी कमी के शिकार हुए। यही वजह थी कि जब डेविड ब्रॉकॉन्स और टेम्पा बे बुकानियर्स की टीमें शनिवार 27 सितंबर को आमने सामने हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सिर्फ 5700 दर्शकों को ही स्टेडियम में घुसने दिया। लेकिन चीखती चिल्लाती ऑडियंस की भीड़ की कमी को पूरा करने एक अनसोचा सेवियर मैदान में उतरा। एक लंबी अमेरिकन कॉमेडी ने खाली पड़े स्टैंड्स को भरने के लिए स्टेन, कॉटमेन, केल और केनी जैसी जानी पहचानी हस्तियों के 1800 कार्डबोर्ड कटआउट्स भिजवा दिए। ब्रॉन्कोस के साथ साउथ पार्क की पार्टनरशिप शो के उस पैंडेमिक स्पेशल एपिसोड के प्रमोशन का हिस्सा थी जो 30 सितंबर को दिखाया गया था। मजे की बात यह थी कि हर कटआउट ने मास्क पहना हुआ था। कोई बहाना नहीं चलेगा भाइयों। रेंगने वाले जीव जंतुओं से भरी हुई है घर से बाहर की दुनिया। यूं तो स्पाइडर और कॉकरोच का ख्याल ही सिहरन पैदा कर देता है, लेकिन इस खतरनाक सीन को देखने के बाद अच्छों की हिम्मत जवाब दी जाएगी। लेकिन आप आखिर देख क्या रहे हैं? किसी पेड़ के तने में कुलबुलाते वर्म्स? वेल, शायद काफी नहीं है। ये गंदे से क्रिएचर्स शिप वॉर्म्स हैं, जो कि असल में वॉर्म्स हैं ही नहीं, बल्कि टेक्निकली शिप वॉर्म्स एक तरह की सीप हैं। इन अजीब और बगैर बैकबोन वाले क्रिएचर्स के साथ एक कैल्शियम की केसिंग होती है, जिसमें से मांस की एक पतली ट्यूब निकलती है जो 2 फीट तक लंबी हो सकती है। लेकिन अगर इन्हें समुद्री क्रिएचर्स मान भी लिया जाए तो किसी पेड़ के तने में इनका क्या काम? हालांकि ये सॉल्ट वाटर वाले माहौल में ज्यादा पाए जाते हैं। सी वाटर में डूबे हुए पेड़ या मैनग्रोव स्वैम्प्स के पेड़ों में शिप वर्म बहुत आसानी से अपना घर बना लेते हैं।
शुरुआत में शिपवर्म्स लकड़ी में बारीक छेद करते हैं, जिसके लिए वे खास एंजाइम से टिश्यू को तोड़ते हैं या अपने शेल से लकड़ी को रगड़कर छेद देते हैं। अपने गिल्स में स्टोर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से शिपवर्म लकड़ी के सेल्यूलोज को शुगर में कन्वर्ट करके उसे हजम कर डालते हैं। सीधे तौर पर तो शिपवर्म आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन हिस्ट्री में इन सो कॉल्ड शिपवर्म की मचाई हुई तबाही के किस्सों को बयां करती कई स्टोरीज मौजूद हैं। रोमन और एंशिएंट ग्रीक नौसेनाएं भी इनके खौफ से बच नहीं सकीं। शिपवर्म्स ने कैरेबियन की चौथी जर्नी पर जा रहे उनके 2 कोलंबस जहाजों को ऐसा चबाया कि सेना उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गई। फिर 1731 में इन वर्म्स ने 30 मील लंबी लकड़ी की डाइक्स को खाकर डच इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया था। इंसानों ने भी बेहद स्वादिष्ट बदला लिया। हम आपको बता दें कि लकड़ी में से निकले हुए छोटे शिपवर्म्स पूरी दुनिया की मनपसंद खुराक में से एक हैं। इन्हें स्पैगेटी की तरह सिकुड़ते हुए खुद को इमेजिन करना चाहेंगे क्या आप? साउथ पार्क के कार्डबोर्ड कैरेक्टर से भरा स्टेडियम खेल के मैदान से गायब ऑडियंस की कमी पूरा करने का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, मगर ये कार्डबोर्ड दर्शक कॉन्सर्ट में कितने काम के होंगे पता नहीं। तो लाइव म्यूजिक के सुरीले माहौल को बचाने का और कोई तरीका है क्या? पसीने से तर लोगों से भरे कमरे में भेड़ बकरी की तरह ठुसे हुए होना बेशक एक रद्दी आइडिया है, लेकिन इस सीधे साधे सॉल्यूशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? बात करते हैं सिर्फ आपके पर्सनल स्पेस बबल की। इस अजूबे को हकीकत की शक्ल दी अमेरिकन रॉक बैंड द फ्लेमिंग लिप्स ने। सितंबर 2020 में अपने लाइव ट्रायल शो के लिए उन्होंने न केवल खुद को बल्कि कॉन्सर्ट का मजा लूटने आए अपने तमाम फैंस को भी हवा के बबल में बंद कर दिया था। ये देखिए, ये शो हुआ था ओक्लाहोमा शहर के क्राइटेरियन म्यूजिक एवेन्यू में। 3500 लोगों की कैपेसिटी वाली इस जगह को घेरा हुआ था। 100 इन्फ्लेटेबल ज़ोप्स ने द फ्लेमिंग लिप्स का इस एकदम अनोखे तरीके से कॉन्सर्ट करना समझ में आने वाली बात भी थी, क्योंकि ग्रुप लीडर वाइने कोइने के शो करने के तरीके सबसे हटके ही होते थे। बल्कि कोइने 15 सालों से भी ज्यादा वक्त से खुद के बबल में क्राउड सर्फिंग करते रहे हैं। यही नहीं, 2019 में शादी भी उन्होंने बबल में ही बंद होकर की थी। द फ्लेमिंग लिप्स के शोज जरूरत से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जरूर लगते हैं, लेकिन इस बात के पूरे चांस हैं कि आने वाले कल में लाइव म्यूजिक शायद ऐसा ही हो। क्या सोचते हैं, ये पार्टी आपके स्टाइल की है? अगर आप इंटरनेट पर शेयर करने लायक किसी भी ऐसे ऊटपटांग और हैरत अंगेज किस्से से रूबरू हुए हैं तो उसके पिक्स या फुटेज clips@bms.com पर भेजिए। हो सकता है आपकी स्टोरी अगले एपिसोड का हिस्सा बनकर आपको शाउट आउट का हकदार बना दे। तो चलिए वापस चलते हैं। सब जानते हैं कि चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। इसकी टॉप स्पीड 109.4 से 120.7 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन 2 क्रिएचर्स ऐसे हैं जो चीते को भी टफ कंपटीशन देने की कुव्वत रखते हैं। जरा इस छुटकू से क्रैब को देखिए, पलक झपकी और गायब। यकीन मानिए, वीडियो को तेज नहीं किया गया है। अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलियाई बीचेस पर तफरीह की है तो हाई डाइट लाइन पर या ड्यून्स के पार के समुद्री किनारे पर बड़े बड़े मादे आपको जरूर दिखी होंगी। कोई चांस नहीं है कि ये कल्प्रिट दिन के उजाले में नजर आए, क्योंकि वो यानी घोस्ट क्रैब भैया रातों का राजा है। इनके भूतिया नाम के पीछे सिर्फ इनका पीला रंग और रातों को भटकने की आदत ही नहीं, बल्कि पलक झपकते ही सामने आकर गायब होने का तिलिस्म भी है। घोस्ट क्रैब का मन तो उनकी 1 फीट गहरी बरों में ही रहता है, लेकिन अपने गिल्स को गीला करने और लार्वा रिलीज करने उनको टाइम टू टाइम समंदर का दीदार करने जाना ही होता है। उनकी साइज को देखते हुए शायद ये सबसे स्पीडी क्रिएचर्स में से एक है। हॉर्न आइड क्रैब, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक खास प्रजाति हॉर्स आई क्रैब की स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर दर्ज की गई है। कहने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये क्रैब 1 सेकंड में अपनी बॉडी की लेंथ से 100 गुना चल देते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान भी 1 सेकंड में अपनी लंबाई का 11 गुना दौड़ते हैं, और चीता इसका 2 गुना यानी 1 सेकंड में अपनी बॉडी लेंथ से 20 गुना स्पीड से दौड़ सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर घोस्ट क्रैब की साइज इन दोनों के बराबर होती तो वो 340 किलोमीटर पर आवर और 530 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेते। सोचकर ही डर लग रहा है भाई। फिल्मों ने हमको नियाग्रा फॉल्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई नजारे दिखाए हैं, लेकिन दुनिया के कुछ गुमनाम लेकिन शानदार हिस्सों के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि ये आंखें, चौंधिया देने वाली बनावट शायद आपको देखने में किसी दूसरे ग्रह की लगे, लेकिन किसी और जहां का लगने वाला कुदरत का ये कारनामा हमारी अपनी धरती का है। सॉल्ट ग्लेशियर्स नाम की घाटियां और रिजेस दक्षिण पश्चिमी ईरान के ज़ेग्रोस पहाड़ों में देखी जा सकती है। पर्शियन गल्फ में जितना पानी आज है, लाखों साल पहले इससे कहीं ज्यादा था। पानी के इवेपोरेट होने के साथ जब किनारे उभरे तो उनमें पानी का ढेर सारा नमक रह गया।
जब इस नमक की परत पर सेडिमेंट्स जम जाते हैं और बारिश का पानी इसे बहाकर पहाड़ों से नीचे लाता है, तो सेडिमेंट्स की लेयर धीरे धीरे सख्त होती जाती है। जैसे जैसे ये लेयर कॉम्पैक्ट और भारी होने लगती है, नीचे नमक की परत के अंदर एक अविश्वसनीय घटना घटती है। आपको बता दें कि इन हालातों में नमक एक फ्लूइड का रोल प्ले करने लगता है, जो आगे चलकर एक अजीब और गरीब सी एक्टिविटी सॉल्ट टेक्टोनिक्स की वजह बनता है। अब हजारों फीट ऊंचे सेडिमेंट्स और चट्टाने नीचे नमक की परतों पर दबाव डालते हैं, जिसके रिएक्शन में नमक अपने ऊपर की चट्टानों पर दबाव डालकर सॉल्ट ग्लेशियर्स का ऐसा खूबसूरत नजारा बना देता है। दुनिया में और कहीं सॉल्ट ग्लेशियर्स का इतना बड़ा कलेक्शन शायद ही मिले। यही नहीं, ये जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा पा चुकी है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इस पर एलियंस की भी नजर पड़ सकती है। झबरीली पूंछ, बाहर को निकले हुए दांत और नट्स को सूंघ लेने वाली तेज नाक के साथ ऊधम करने वाली इन गिलहरियों के लिए आपके मन में प्यार के सिवा क्या हो सकता है? अगर आप शांत और कॉन्शियस टाइप के हैं तो इनसे आपकी दोस्ती हो सकती है। इस एडोरेबल क्लिप को देखिए। इन भाई साहब ने जैसे ही ताजा नाश्ता आगे बढ़ाया, एक क्यूट सी गिलहरी दौड़ी चली आई और फिर कुछ ऐसा हुआ। Не бойся, чего ты боишься? अरे, घर पे ये आयरन बंद किया नहीं क्या? मुझे नट से एलर्जी है? आखिर ये गिलहरी सन्न क्यों रह गई? गिलहरी ऐसे वक्त फ्रीज हो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे ये बात आपको पहले पता क्यों नहीं चली। इमेजिन कीजिए आप एक बेहद छोटे से जानवर हैं जो किसी बड़े प्रेडेटर के लिए एक टेस्टी नाश्ते से कम नहीं, और वो प्रेडेटर आसपास ही है, तो क्या करेंगे आप? स्कंक होंगे तो टॉक्सिक लिक्विड छिड़केंगे, बिल्ली हुए तो बड़ा दिखने के लिए अपने बाल खड़े करेंगे। ओपोसम जैसे जानवर तो मरने का ड्रामा तक करते हैं, लेकिन इन जानवरों में एक और छुपी हुई कला भी होती है, ये फ्रीज हो सकते हैं। गिलहरी, खरगोश और चिपमंक हर बार पूरे 1 मिनट तक बुत बने रह सकते हैं। फ्रीज हो जाने की उनकी ये खूबी किसी शिकारी से बचने का एक रामबाण इलाज है, क्योंकि वाकई में शिकारी को अटैक के लिए जो चीज उकसाती है वो है शिकार होने वाले जानवर की हलचल। किसी मेढक को ढेर सारी मरी हुई फ्लाइज के साथ बॉक्स में बंद कर दीजिए, वो भूखा मर जाएगा। अब यही फ्लाइज अगर हिलती डुलती नजर आने लगे तो भैया मेढक इन्हें ऐसे निकलेंगे जैसे कल तो आएगा ही नहीं। अब अगर आपने इन क्लिप्स को ठीक से सुना है तो लगेगा कि मिस्टर स्क्रिल ने शायद अपने आसपास किसी शिकारी बर्ड या सांप की आवाज सुन ली थी। फ्रीज होकर रेस्पॉन्स तो मुंह मांगा मिला। ये तरकीब इस गिलहरी के लिए काम कर गई। आप चाहें तो खुद ट्राई कर लें, काम उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। Чего испугалась? Бери. सुन के हैरत होगी कि समुद्र की बॉटम सरफेस से ज्यादा तो हम मंगल और चांद के सरफेस के बारे में जानते हैं। दूर अंतरिक्ष में तो शायद लाइफ ना के बराबर हो, लेकिन लहरों के नीचे बसी विशालकाय और अनछुई दुनिया घर है उन स्ट्रेंज क्रिएचर्स का जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं, खासकर उस वक्त तक जब तक कि ओशन एक्सप्लोरर्स को ऐसी कोई हैरत में डालने वाली चीज नहीं मिल जाती। ये कोई बर्ड है या कोई प्लेन या फिर कोई स्क्विड? साल 2018 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में नोआ शिप ओकियानोस एक्सप्लोरर का एक रिसर्च ट्रिप के दौरान इस स्क्विड से पहली बार सामना हुआ। मेसोपेलेजिक जोन की 850 मीटर की गहराई में खोजी गई इस स्क्विड जैसी किसी भी शय से मेरिन बायोलॉजिस्ट का पहले कभी पाला नहीं पड़ा था। इसके हाथ पैर कुछ इस हद तक मुड़े थे कि ये कहीं से भी स्क्विड नहीं लगती थी। ये क्या आफत है भाई? स्क्विड को देखते ही उस ग्रुप के नोआ बायोलॉजिस्ट में से एक माइक विक्यूअन के मुंह से यही निकला था। एहतियात से देखने के बाद रिसर्चर्स को लगा कि ये शायद एक मिस्टीरियस स्क्विड डिस्कोट्यूथिस डिस्कस है, जिसको अब तक हमने सिर्फ मरे हुए और आधे अधूरे स्पेसिमेन की सूरत में देखा था। क्योंकि रिसर्चर्स ने इस स्क्विड को पकड़ा नहीं था, उनके पास इसके सिर्फ फुटेज भर अवेलेबल थे। स्क्विड का वो अजीब सा लुक शायद किसी दूसरे जीव की नकल करते हुए कैमोफ्लेज का कोई तरीका हो, या कोई बीमारी, या समुद्र में गिरे कचरे से खाना जुगाड़ने की पुरजोर कोशिश। इन फ्यूचर गोताखोरी शायद कुछ और नई डिटेल सामने लाए, लेकिन तब तक इस ट्विस्टेड स्क्विड का ये तिलिस्म बरकरार रहेगा। विक्टोरियन जमाने में लोगों को दुख मनाने का बड़ा शौक था, जैसा कि खुद क्वीन विक्टोरिया को था। बल्कि उनके रोने के चस्के के बारे में तो ये भी माना जाता है कि वो कांच की नाजुक बोतलों में अपने आंसू कलेक्ट किया करते थे, जिनको टीयर कैचर्स कहा जाता था। 19वीं सदी में खासकर अमेरिका के सिविल वॉर के वक्त और उसके बाद में ये टीयर कैचर, जिन्हें लेक्रीमेटरी बॉटल्स भी कहा जाता था, बताती थी कि कब तक गमजदा रहना है। सीधी सी बात थी, बोतल के अंदर के आंसू सूखते ही रोने गाने का टाइम खत्म।
हिस्ट्री का ये एकदम अलग और बेहद मनोरंजक हिस्सा है, लेकिन आपको बता दें कि विक्टोरियन टीयर कैचर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। फिर आखिरकार ये भूरे कांच की फैंसी बोतलें थीं किस मर्ज की दवा? इन खास तरीके से बने फ्लास्क को इन्वेस्टिगेट करने पर समझ आया कि आंसू तो नहीं, इनमें परफ्यूम, खुशबूदार सॉल्ट्स, कुछ जरूरी किस्म के तेल जैसे कि ओलाब का तेल और उसी तरह के ऑइंटमेंट सहेज कर रखे जाते थे। लोकल फार्मेसिस्ट इन डिस्पोजेबल बॉटल्स में इत्र भरकर ग्राहकों तक पहुंचाती थीं, जो उसे खुद की बोतलों में खाली कर लेते थे। टिया कैचर के मिथ की शुरुआत हुई आर्कियोलॉजिस्ट और एक शब्द चुनने की गड़बड़ी से। ग्रीक और रोमन टॉम्स में इस तरह की छोटी ग्लास बॉटल्स अक्सर पाई जाती थीं, जिन्हें उस वक्त के स्कॉलर्स ने रोमानी अंदाज में लेक्रीमेटोरेस या टिया बॉटल्स नाम दिया, जो बॉटल से अलग नहीं हो सका। कहानी तो खैर काफी पहले नकार दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन ऑक्शंस, कबाड़ मार्केट और एंटीक शॉप्स पर आज भी बॉटल्स विंटेज टियर कैचर के नाम से अवेलेबल हैं। ये सोचने वाला अकेला मैं तो नहीं कि इस आइडिया में आज भी दम है। दोस्तों, एक सवाल आपके लिए, आखिर इस भालू ने रोड क्रॉस क्यों की? He is a fat bear. Oh my god, the He Gina is bear. so chunky. There's a lot more over here on this left side. Oh, there's one too. They're everywhere. इस खालिस राक्षस नुमा मोटे जानवर को देखकर तो लगता है कि रोड की दूसरी तरफ इसको भरपेट खाना दिख गया है। इस भारी भरकम ग्रिजली भालू को 2020 के सितंबर में जस्टिन मिंटन ने देखा था, जब वो अपनी बीवी के साथ 2 महीने की हनीमून ट्रिप में इडाहो की येलोस्टोन बियर वर्ल्ड सेंचुरी की तरफ गए थे। लगता था आने वाले सारे लोगों के पिकनिक बास्केट इसी भालू ने चटकर डाले हो, लेकिन मिंटन ने कुछ हद तक भालू के इस वजन के लिए उसकी पिछली टांग की चोट को जिम्मेदार ठहराया। इससे ये बात भी समझ आ गई कि आखिर क्यों रास्ता पार करते हुए ये भालू थोड़ा सा लंगड़ाता था। पर एक दूसरी वजह यह है कि सिर्फ यही भालू नहीं, बल्कि सभी भालू साल के इस वक्त अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। उत्तरी अमेरिका के भूरे भालू, जिन्हें ग्रिजली भी कहा जाता है, अपने हाइबरनेशन पीरियड की तैयारी करने के लिए साल के इस वक्त हर हाल में अपनी बॉडी पर फैट बढ़ाने में लगे होते हैं। इन मोटे तगड़े भालुओं के लिए जरूरी हो जाता है नरिशमेंट को बिल्कुल भी जाया न करते हुए उसको अपने 5 से 7 महीने लंबे हाइबरनेशन के लिए बचा कर रखें। जब ये अपनी नींद से जागते हैं तो खुद के टोटल बॉडी वेट का 15 से 30% वजन गवा चुके होते हैं। इन्हीं हालातों से भिड़ने के लिए तैयारी में ग्रिजली रोजाना 90 पाउंड खाना खाते हुए हर दिन 2 पाउंड वजन बढ़ा लेते हैं। इस तरह वो शरीर के हर हिस्से में 10 इंच फैट स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुटल्ले भालू की आने वाली सर्दियां बेहतरीन कटेंगी। He is a fat bear. Oh my god, the He Gina is bear. so chunky. There's a lot more over here on this left side. Oh, there's one too. They're everywhere. शायद ही ऐसा कोई सवाल इससे पहले आपने खुद से पूछा हो, जैसे कि आखिर पाम ट्रीज इतने लंबे कैसे हो सकते हैं। खैर, ऐसे लंबे ऊंचे पेड़ों के इलाज के लिए सबसे पहले किसी ट्री सर्जन को बुलाकर इनकी काट छांट करवा दी जाती है। अक्टूबर 2020 में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक जांबाज आर्बोरिस्ट को 200 फीट ऊंचे झूलते हुए पाम ट्री की उन डालियों को काटने के लिए बुलाया गया जो गिरने पर घातक साबित हो सकती थी। आर्बोरिस्ट महाशय 90 तुले अंदाज में पेड़ के टॉप की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि पेड़ उनके वजन से नीचे झुकता जा रहा था। उधर आर्बोरिस्ट ने अपनी मशीन से काट छांट की तैयारी कर ली थी और बेचारा झुके हुए पेड़ के तने से चिपका हुआ पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलने लगा। Ay, Dios santo. लेकिन ये लंबा पेड़ आदमकद गुलेल में कैसे बदला? आपको बता दें कि पाम ट्री इतने फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये लकड़ी के नहीं बने होते, बल्कि गुणों में ये लंबी घास से मिलते जुलते हैं। अधिकतर पेड़ अपनी उम्र के हर साल एक रिंग बनाते जाते हैं, लेकिन पाम ट्री के सेल्स बेहद लचीले होते हैं, जिससे ये पेड़ पूरे झुककर फिर अपनी जगह आ जाते हैं। पलक झपकते ही घातक हरिकेन्स में बदल सकने वाली आइलैंड्स की धीमी हवा में अपनी नॉन कन्वेंशनल बनावट के चलते ये पेड़ मजे से झूलते रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि भला की हिम्मत का बोझ उठाए ये बंदा पेड़ पर इतनी आसानी से कैसे चढ़ा होगा। Ay, Dios santo. चींटियां चाहे दुनिया में सबसे छोटी दिखती हैं, मगर उनका रुतबा कम नहीं है। ये खुद के बॉडी वेट का 5000 गुना तक वजन उठा सकती हैं। साथ ही गजब की टीम वर्कर भी होती हैं।
इनकी कॉलोनी की हर चींटी के पास एक काम होता है, चाहे ये काम खुद के घोंसले का दरवाजा बनाना ही क्यों ना हो। ये प्लेट नुमा सर वाली चींटियां पेड़ों पर रहने वाली सेफालोड्स जेनस प्रजाति की हैं, जिनको ज्यादातर टर्टल एंड्स के नाम से जाना जाता है। पेड़ों पर अनगिनत छेदों वाली नेस्टिंग कैविटीज में रहने वाली इन चींटियों में कुछ खास तरीके से इवॉल्व्ड सिपाही चींटियों के जत्थे भी रहते हैं, जिनके सर नेस्टिंग कैविटीज की एंट्रीज बंद करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेट नुमा शेप में विकसित हो गए हैं। इस इलाके में बाढ़ की वजह से ग्राउंड में सुरंगें कम ही बचती हैं, इसलिए दूसरी चींटियां और पैरासाइट्स हमेशा टर्टल इंड्स के घर में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए इन जीते जागते वाइन कॉक्स का पहला और आखिरी काम होता है अपने घोंसलों की एंट्री को जाम करके किसी भी अनचाहे मेहमान को दरवाजे से ही बेरंग वापस करना। कुछ लोगों को इंसानी लाइफ चाहे कितनी भी रद्दी क्यों ना लगती हो, किसी चींटी से तो फिर भी बहुत ही बेहतर है यार। कबूतरों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी नेचुरल हेयर स्टाइल वाले कबूतर वाकई में देखने की काबिल चीज हैं। फ्रिल बैक पिजन्स नाम के ये खूबसूरत से परिंदे एशियन ओरिजिन के हैं और सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से शो पिजन की पालतू नस्ल की शक्ल में डेवलप हो गए हैं। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इन कबूतरों के पंखों पर खास किस्म के फ्रिल्स बने होते हैं। कबूतरबाजों की दुनिया में इस खूबसूरत नस्ल की एक खास जगह है। आपको ये भी बता दें कि इनकी कीमत इनकी खूबसूरती और रिलेटिवली खुश मिजाजी से तय होती है। पिजन टीवी का ये क्लिप बता रहा है कि ये कबूतर सफेद रंग और भूरे रंगों के साथ सफेद और काले रंग में, सफेद और ब्राउन रंगों के अलावा बहुतेरे रंगों में पाए जाते हैं। दूसरी ब्रीड्स के मुकाबले ये कुछ बड़ी पूंछ और विंग फेदर्स लिए हुए होते हैं। किसी भी पिजन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इनकी जीत तय मानी जाती है, क्योंकि ये वाकई ऐसे ही होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फैंसी कलर्स इनकी उड़ान में रुकावट डालते होंगे, लेकिन ये परिंदे आराम से उड़ लेते हैं। हालांकि उड़ने से ज्यादा इन्हें चलना पसंद है। भाई कोई है जो एक शैतान जीनियस की तरह इनमें से किसी को उठा करके प्यार करना चाहेगा? पहली बाइक चलाना आपने किस एज में सीखी थी? कुछ लोग 2 पहियों की सवारी से दूर भागते हैं, वहीं कुछ कॉन्फिडेंट लोग साइकिलिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ये सब देखने के बाद कोई गश खाकर गिर सकता है भाई। इस क्लिप का स्टार एक ऑस्ट्रियन एथलीट है। इस धाकड़ साइकोलॉजिस्ट और जांबाज ऑलराउंडर का नाम है टॉम ओहलेर। ग्रेविटी को चकमा देने वाले इस क्लिप को देखकर आप शायद दांतों तले उंगलियां दबा लें, लेकिन ओहलेर के लिए ये हैरत अंगेज कारनामे रोजमर्रा की बात हैं। बल्कि ओहलेर खास तौर से बनाई गई ट्रायल बाइक्स के स्पेशलिस्ट बनकर 1997 में सिर्फ 14 साल की उम्र में कॉम्पिटिशन्स में झंडे गाड़ने लगे थे। 1998 में अपनी पहली इंटरनेशनल प्रेजेंस देकर ठीक 2 साल बाद ही वो ऑस्ट्रियन चैंपियन बन गए। तब से उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इन सब के अलावा ऑस्ट्रिया में कापरन के बाइक इन्फेक्शन इवेंट में 2 गिनीज रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। ट्रायल बाइकिंग के खेल में स्पीड और पावर की बनिस्बत बैलेंस और कंट्रोल ज्यादा काम के होते हैं। चूंकि ट्रायल बाइक्स का सामना चैलेंजिंग और रुकावट भरे रास्तों से होता है, इसलिए इन्हें कम वजनी और आसानी से चलने के लिए बनाया जाता है। धुरंधर बाइक होने के बावजूद ओहलेर मानते हैं कि इटालियन एप्पल्स की डोलोमिटी माउंटेन रेंज में सीढ़ियों पर बाइकिंग वाकई उनका अब तक का सबसे खौफनाक करतब था, क्योंकि वहां हैंडल बार तक के लिए सफिशिएंट जगह नहीं थी। चट्टानों से बचने के लिए उन्हें उसे साइड में टक करना पड़ा था। समझदार को इशारा ही काफी है भाइयों, घर पे ट्राई करना मना है। इन सब में आपका मनपसंद अजूबा कौन सा है? अपनी आंखों को ट्रीट देना चाहते हैं तो इस सीरीज के पुराने एपिसोड देखिए। इस ईमेल के जरिए टच में रहना ना भूलें, clips@bms.com। और आखिर में देखने के लिए शुक्रिया।